Hello student, good afternoon all of you. Today we have to discuss about the chemical kinetics. ओके तो देखिए कैसे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या क्या इसमें होता है। केमिकल काइनेटिक्स ठीक। एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंसी है और क्या इससे लेना देना हम लोगों को अपने कंसेप्ट में है। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक पढ़ा होगा। हमेशा किसी भी रिएक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं बच्चों। मान के चलिए सपोज मैंने A प्लस बी इक्वल टू लिखा C, ठीक है ना, A प्लस बी। तो इस रिएक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट, एक होता है थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट और दूसरा आपका होता है काइनेटिक एस्पेक्ट। थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ लिया होगा। थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट का मतलब होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। समझ रहे, कोई स्टेबल है या नहीं है, कितना उसमें हीट का जनरेट हो रहा है, कितना हीट वो रिलीज कर रहा है, कितना कम कर रहा है, ये सारी बातें उसमें बताई जाती। और काइनेटिक्स के बारे में बताया जाता है कि काइनेटिक में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन से, ठीक है ना। काइनेटिक्स में हम लोग डील्स करते हैं, डील्स विद स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के स्पीड को हम लोग इसमें क्या करते हैं बच्चों, डील करते हैं। बात समझ में आई क्या? तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा काइनेटिक्स टर्म को, ठीक है ना। ए रिएक्शन इन विच स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ए रिएक्शन इन विच स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंस एक ऐसी केमिकल रिएक्शन बच्चों जिसमें हम स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानते हैं। अब ये रेट होता क्या है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आई बात? अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये रेट होता क्या है। मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कोई लेवल का भी हमारे पास नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये रेट टर्म होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए मैं सपोज रेट को जनरली फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको बोला जाता है स्पीड से लेना देना होता है। रेट का मीनिंग जनरली अगर आप फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में पढ़ोगे बच्चों स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर किसी भी व्हीकल या किसी भी पार्टिकल का अगर आप स्पीड चेक करोगे तो उसको आप डिस्टेंस अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। आपको डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए और टाइम भी पता होना चाहिए, तभी आप उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड को पता कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? आइए एक बात और बताता हूं। सपोज मैंने आपको बताया कि मान के चलो बच्चों इस ए पॉइंट पे कोई एक रेलगाड़ी खड़ी है और उसको जो है इस बी पॉइंट पे चलना है। अब आप बोलेंगे सर ये जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया। अब आप बोलेंगे कि मैंने कहा इसने जो है 20 मिनट जो है यहाँ से इस ए से बी को जाने में लगाया,
ए से बी तक जाने में इस रेलगाड़ी ने 20 मिनट का टाइम लगाया। समझ रहे? अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कि स्पीड क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर पहले आप डिस्टेंस तो बताइए, ए से बी के बीच में क्या डिस्टेंस है। समझ रहे हैं ना बेटा? आप ये कहोगे सर ए से बी के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये आप जानोगे पहले ना है। अब देखो बच्चों, अब आपको जब मैं डिस्टेंस बता दूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर स्पीड इजिकल टू डी अपॉन टी, ऐसा जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे निकाल दोगे। तो ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम की वैल्यू मान के चलिए x, ऐसा मैंने बोला x मीटर पर सेकंड, मैंने ऐसा बोल दिया मान के चलो। तो ये जो x मीटर पर सेकंड जो आएगा ये रेलगाड़ी का स्पीड, या मैं इसको बोलूंगा रेलगाड़ी का रेट आएगा। बात समझ में आई क्या? जो x मीटर पर सेकंड की जो एक वैल्यू आएगी बच्चों, ये या तो रेलगाड़ी की स्पीड आप इसको बोलोगे, या आप लोग इसको क्या बोलोगे? रेलगाड़ी का रेट आप लोग या तो इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना बेटा? बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको बोल दिया है। अब आपसे कहेंगे सर सपोज आप ये बोलेंगे सर ए से बी कोई एक रिएक्शन हो रही है, तो आप ये पूछेंगे सर इसका रेट कैसे निकालेंगे? क्या आप ए और बी के बीच के डिस्टेंस को ट्रेवल को मेजर करोगे क्या? क्या कह रहा हूं मैंने कहा ये एक रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे ए टू बी, वेयर ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट। अब आपसे कहेंगे कि क्या आप जो है इस रिएक्शन का रेट निकालो, ठीक है ना, इस रिएक्शन का रेट निकालो। तो आप क्या बोलोगे कि सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बताइए। नहीं, अरे यहां पे कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या? यहां पे कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है। यहां पे हम इसको दूसरे टर्म में चेंज करते हैं। ठीक है ना? आइए सीखते हैं कौन से टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो अब मैंने यहां पे जरा देखिए, आपको बोला कि ए से बी बना, तो अब आपको क्या बोलना है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस नहीं मेजर करनी। ए और बी के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होगी। बात समझ में आ रही बेटा? कि आप लोगों से ये कह रहा हूं मैं कि ए और बी के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होगी। यहां पे आप ये देख रहे हैं कि ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है वेयर ए इज द रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन एंड द बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो आप बोलेंगे सर अगर ए का अमाउंट ज्यादा होगा, जरा ध्यान से सोचो बच्चों, इस बी का फॉर्मेशन, ध्यान से सोचिए, इस बी का बनना पूरी तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे कर रहा है। अगर ए का अमाउंट ज्यादा होगा तो बी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ए का अगर अमाउंट कम होगा तो आप क्या बोलेंगे? सर बी का फॉर्मेशन भी कम होगा। और एक बात बताइए, अगर ए होगा ही नहीं तो क्या बी बनेगा क्या? आप एक बात खुद बताइए बच्चों, अगर ए होगा ही नहीं तो क्या बी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। समझ रहे? सो फाइनली यू कैन से द फॉर्मेशन ऑफ द बी टोटली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ए। ए के ही अमाउंट पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? अब अमाउंट का मतलब क्या हो गया बेटा? देखो, ठीक है ना? अब अमाउंट का मतलब क्या हो गया? अमाउंट को हम लोग केमिकल टर्मिनोलॉजी में क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो मतलब बी का बनना टोटली ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यही तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन है। तो रेट का मतलब हो गया बी किस वे में, किस रेट से बन रहा है, कितनी तेजी से बी बन रहा है। तो अब सुनो, रेट का मीनिंग क्या हो बेटा? जरा ध्यान से सोचिए, बी रेट किस तेजी से बन रहा है और या कितनी स्लो से बन रहा है। बी का फॉर्मेशन कितनी आसानी से हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है और कितनी आराम से हो रहा है। ये दोनों चीजों को जब हम मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ दिस रिएक्शन।
तो हम रेट को जनरली बोलते हैं कि पूरा का पूरा हम लोग क्या बोल देते हैं कि बी का बनना ही पूरा इस रेट का रेट हो गया, एक तरह इस रिएक्शन का रेट। तो बी का बनना टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा रेट का डेफिनेशन लिखूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में बन रहा है ना, कितने टाइम में बन रहा है ये भी तो डिपेंड करेगा, पर यूनिट टाइम। तो कितने टाइम में बन रहा है इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। उसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। इस टर्म को बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब बी का बनना किस टर्म में बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बन रहा है, ये सारा का सारा रेट हो गया। समझ रहे हैं क्या। अब देखो क्या लिख रहा हूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसा लिख सकते हैं ना आप, देखो रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू change in concentration of reactant upon time taken, ठीक है ना। कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया कितनी समय के बाद, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हुई बात। अब देखो बच्चों, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। डिवाइड कर दो इसको टाइम टेकन, कितने समय के बाद ये बना। तो ये भी तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये भी तो आपका रेट हो जाएगा। अब कितना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आया इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ठीक है ना। अब देखो यहां पे सपोज मैंने लिखा A to B, A to B। तो अब आप देख रहे हैं रेट इज इक्वल टू, यहां पे ऐसे लिखेंगे, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है ना, कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो A का कॉन्सेंट्रेशन, जरा ध्यान से सोचो, A का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगा या कम होगा। जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा A डिकम्पोज हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या। जैसे जैसे टाइम जो है बढ़ता जाएगा तो A क्या होगा बेटा, डिकम्पोज होगा। तो मैं यहां पे टाइम के साथ क्या होगा, कम होता रहेगा। तो इसके आगे कैसा साइन लगा दूंगा, माइनस। और समय के बढ़ने के साथ साथ B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। समय के बढ़ने के साथ साथ B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इसका आगे कैसा साइन लगा दूंगा, प्लस। तो यहां पे देखो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिखूंगा। डेल्टा क्यों लिखा बच्चों, डेल्टा देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि जब भी किसी भी रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, तो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है ना, उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, किसमें, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, क्या पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन, वहां पे आपको समझाया गया है। उस वे में आप लोगों को पूरा यहाँ पे बताया गया है, समझ रहे हैं ना। उसी के बेस पे आप लोग इस थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है ना। डेल्टा का मतलब हो गया, देखिए
डेल्टा का मीनिंग हो गया कि डेल्टा इज इंडिकेट कर रहा है लार्ज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के कॉन्सेंट्रेशन में लार्ज चेंज कर रहा है डेल्टा। समझ रहे हैं क्या? लार्ज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के कॉन्सेंट्रेशन में जो लार्ज चेंज आया उसी को तो आप डेल्टा से इंडिकेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं बेटा, है ना? अब देखो, अब या इसको ऐसे भी तो लिखते हैं प्लस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। या इसको आप रेट इजिकल टू ऐसा बोल सकते हैं ना, माइनस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है ना, टाइम टेकन। अब प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं बेटा? डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। देख लीजिएगा, ठीक है ना? कोई डाउट अगर आप लोगों को है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है बेटा। बहुत ही सिंपल और जीरो से स्टार्ट करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना? अभी कोई ऐसा भी नहीं कि मैंने आपको ज़्यादा टफ लेवल का पढ़ा दिया, बहुत ही सरल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना बेटा? अब धीरे धीरे इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक। अब देखो बेटा, एक और रिएक्शन, नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव में है। नेगेटिव साइन का मतलब है, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या इंडिकेट्स कर रहा है? concentration of reactant decreases with time। टाइम के साथ क्या हो रहा है बेटा? ये कम हो रहा है। ठीक है ना? ऐसा इसको नेगेटिव साइन जो है इस बात को इंडिकेट कर रहा है। आइए एक दो रिएक्शन और सॉल्व करते हैं। सपोज देखिए, A प्लस B इज इक्वल टू है C, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। समझ रहे हैं? इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ, ये भी तो है ना रिएक्टेंट, ऐसे आएगा ना, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इक्वल टू ऐसा लिखेंगे प्लस ऑफ डेल्टा सी डेल्टा टी। देखो बेटा, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। समझ रहे हैं ना? किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। आइए चलिए एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? एक रिएक्शन देते हैं, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl।
अभी मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है, जरा ध्यान से सोच लो, क्या बोल रहा हूं सुन लो। अभी मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है, मैं ऐसे ही इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है देखो, तो रेट कैसे निकालेंगे, रेट इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा Cl2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा HCl डिवाइडेड बाई डेल्टा T, प्लस में ये वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिएगा बेटा, यही आएगा ना। ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे। एक और रिएक्शन लिख लेता हूं मैं, है ना। देखिए बच्चों, एक और रिएक्शन मैं यहां पे लिख लेता हूं, N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3। अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस करने वाला अलग बताऊंगा, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना। डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा ऑफ NH3 डेल्टा T, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया टर्म इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है आपको जानना, समझ रहे हैं ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है आपको जानना, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखते हैं बच्चों, रेट, सपोज मैंने लिखा Na प्लस Mb इक्वल टू C। तो ये जो N और M आए हैं A और B के आगे, N और M जो आए हैं, इनको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझ रहे हैं ना। सपोज मैं ऐसे लिखता हूं 2A प्लस 3B इज इक्वल टू C। तो ये जो 2 और 3 की वैल्यू इसके सामने लिखी हुई है, A और B के जस्ट आगे, तो ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इस जब कभी भी ऐसा कोई नंबर आता है, इस नंबर के रिस्पेक्ट में कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, रेट इक्वल टू इस रिएक्शन का होगा, देखिए माइनस ऑफ, जैसे यहां पे लिखते हैं डेल्टा A अपॉन डेल्टा T लिखते थे ना आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब इसके आगे कितना है 2, तो ऐसे लिख देना है 1/2 माइनस ऑफ 1/2, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा C डेल्टा T, ऐसे लिखेंगे। अब क्या C के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है क्या, नहीं, नहीं है तो ऐसे ही लिख दो। देख लीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ डाउट है तो बिना किसी प्रॉब्लम्स के पूछ सकता है कि सर ये कैसे लिख दिया,
है ना, पूछ लीजिए, देख लीजिए बेटा, और आप जो है ना, सर को बता दीजिएगा जो भी कमेंट, जो भी प्रॉब्लम आपको आता है, ठीक है ना, या आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ऑलरेडी पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक दो इक्वेशन और सॉल्व करते हैं, देन मैं इसमें और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आइए। देखिए N2 + 3H2 = 2NH3। अब इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे जरा देखिए। माइनस ऑफ डेल्टा N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे होगा, इक्वल टू प्लस ऑफ 1/3 माइनस ही आएगा डेल्टा ऑफ H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, इक्वल टू प्लस ऑफ 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। दिस इज द फाइनल रेट ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही तो होगा, देख लो बेटा। ठीक, चलिए आइए एक नया इक्वेशन करते हैं। 1/2 ऑफ H2 प्लस 1/2 ऑफ Cl2 इज इक्वल टू HCl। अब जरा इसका लिख के दिखाइए आप। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, है ना, फिर लिखिए, फिर बाद में आंसर देखिए। ठीक, चलिए हो गया बेटा। आप, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए, रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/1/2। इसको ऐसे 1 के रिस्पेक्ट में लेना है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस ऑफ 1/1/2 डेल्टा T। ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा तो देखो 2 इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू
डेल्टा एच सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। आइए अब सीखते हैं यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था ए से बी, सो रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है बेटा, इसमें रेट कैसे निकालने देखिए जरा। माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब देखो क्या हुआ कि जो ये ए है, दिस इज द ए इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन सी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, तो ऐसे लिखेंगे ना आप, देखो मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड। तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी जरा देखिए, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा कि मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय सेकंड। तो क्या होगा देखो, देख लो, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है ना, कर लेंगे ना आप लोग। चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो रिएक्शन और लिखते हैं, उनमें रेट निकालते हैं इसका। ठीक है ना, रेट का यूनिट फिलहाल तो आपको इतना पता लग गया होगा। जो रेट की यूनिट है वो क्या है बेटा, मोल पर लीटर। दिस इज द रेट ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऐसे लिखते हैं। अब सुनो भाई, एक बात और नई बात बता देता हूं। अब एक इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है, हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं कुछ आपको एक बात बता देता हूं। मैंने अभी आपको बताया डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया बेटा, लार्ज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, लार्ज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब डेल्टा आर क्या हो जाएगा बेटा, R2 माइनस R1। ऐसा भी हो सकता है। डेल्टा टी क्या हो सकता है, T2 माइनस T1। ऐसा भी हो सकता है। तो हम लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ऐसे लिखते हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, है ना। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं, या ऐसे लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ भी खींच देते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट के लिए खींचते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का खींच लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, रेट के लिए हम लोग खींच रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए भी खींच रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो कैसे लिखते हैं जरा देखो तो बेटा। तो कैसे लिख रहे थे हम लोग, R इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, मतलब A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ऐसा भी लिख सकते हैं ना आप लोग, देख लो, है ना। देखिए कैसे खींचते हैं। अब आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कम होता जा रहा था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, है ना, जैसे जैसे ऐसे खींचता हूं मैं, ऐसे खींचता हूं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहां से खींचते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे देखो, धीरे धीरे आप जो है यहां पे एक पॉइंट रख दो बेटा, इसको बोल दो आप A1, ठीक है ना। उसके बाद एक पॉइंट और ऐसे ले लो, इसको बोल दो आप A2। तो A1 पे जो टाइम है बच्चों, उसको आप लोग क्या नाम दे दो, T1, और इसको क्या नाम दे दो बेटा, T2। तो आपने देखा कि जैसे जैसे देखो टाइम इधर को टाइम बढ़ेगा, है ना, तो ऐसे में नीचे को आ रहा कंसंट्रेशन, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होता रहेगा धीरे धीरे। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ये 2 पॉइंट खींचे हैं मैंने इस तरीके से, T2 माइनस T1 और A2 माइनस A1। तो देखिए धीरे 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 कम होता गया, कम होता गया, ये टाइम बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, इस तरीके से ऐसा हो रहा है। क्लियर हुई बात। कभी भी आप ये बोलेंगे सर आपने जो है, ठीक है ना, इस तरीके से आप चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ कंसंट्रेशन इस लाइन में था, यहाँ से देखिए धीरे धीरे कम हुआ, है ना, और धीरे धीरे कम हुआ तो ऐसा कुछ बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया बेटा, A2 ऐसे लिखेंगे ना, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 ऐसे। तो यही तो आ रहा है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A1 है, T1 और A1 और T1 भी यहीं पे है इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये, और A2 और T2 भी ये है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इस रिएक्शन का, इस ग्राफ का स्लोप। A1 भी इसके रिस्पेक्ट में यहीं पे है, T1 भी यहीं पे है, और A2 भी यहीं पे है, T2 भी यहीं पे है। तो आप ऐसा एक टर्म इक्वेशन लिखोगे और यही तो इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ये लार्ज चेंज है कंसंट्रेशन में, इसी को एवरेज रेट के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसको भी लिख देता हूं, इस पॉइंट को भी लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखो बेटा प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं ग्राफ। प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक। तो रेट क्या था, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, मतलब B2 माइनस B1, यही था। देखिए इधर B का कंसंट्रेशन है, इधर पूरा टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो B का कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो B का कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ग्राफ आएगा, देखिए ऐसे। B2 ले लो, समझ रहे ना, ऐसे ही तो होगा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए प्लस ऑफ B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और यही तो इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने, लिख लोगे ना, बड़ा सिंपल है बेटा ये, है ना। देख लीजिएगा आराम से, देखिए कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं बेटा इसमें। और
एवरेज रेट, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं एवरेज रेट। आप लोगों ने पढ़ दिया है पर डेफिनेशन नहीं लिखवाया मैंने। एवरेज रेट का मतलब होता है आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है, जैसे कोई एक रिएक्शन ए से बी है तो देखो डेल्टा ऑफ ए अपॉन वही होगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया, डेल्टा टी माइनस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस टी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, T2 माइनस T1। और B के रिस्पेक्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख लो, कर लोगे? कोई डाउट? बहुत ही सिंपल है। एक और रेट होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इन कॉन्सेंट्रेशन। जब इस स्मॉल चेंज होता है, कोई रिएक्शन अगर ए से बी हो रही है तो उसको डी से लिखा जाता है, फिर डी बी अपॉन ऐसे लिखते हैं, डी ए अपॉन डी टी, है ना, उसको डी से लिखते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल चेंज होता है, चेंज बहुत कम होता है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और जब चेंज बहुत कम होगा तो वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको डी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, है ना। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस ऑफ डी बी अपॉन डी टी। या जैसे मैं एक इक्वेशन यहां पे लिखता हूं, जरा देखिए, N2O4 इज इक्वल टू 2NO2। इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहा हूं इसका, R इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी N2O4 डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डी टी। हो जाएगा? कोई डाउट? किसी को अगर कुछ पूछना है वो पूछ सकता है बेटा, ठीक है ना। तो फिलहाल आज ये आप लोगों का बच्चों पहला ही दिन था, फर्स्ट डे था, तो आज मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पहला लेक्चर थोड़ा सा कम टाइम का ही सही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, अपने ग्रुप में मैसेज डालिए या सर को कह दीजिएगा, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताता हूँ। माई नेम इज़ द के पी जोशी एंड आई एम द केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ द आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम बेसिकली फ्रॉम द उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ, ठीक है ना। इससे पहले मैंने कोटा एंड अदर सिटीज़ में पढ़ाया है, ठीक है ना। तो आज आप लोगों के लिए पहला ही लेक्चर था, जो भी इसमें डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।